नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे द पॉडकास्ट द क्वांटम क्वेस्ट के 5वें एपिसोड के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगी कि सर जो जो हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने एक टॉक दी है, यूट्यूब पे वो अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देखिए। बहुत ही आउटस्टैंडिंग टॉक है और सर आरआर कैट यानी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्चर हैं और एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। तो सर से हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानेंगे और सर ने किस-किस टेक्नोलॉजी पे काम किए हैं और सर ने 150 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और 3D प्रिंटिंग जिसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उस पर सर ने एक बुक भी पब्लिश करी है। तो आइए हम बात करते हैं सर से। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, सर का नाम है डॉक्टर सीबी पॉल सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से और डेफ़िनेटली ये मेरी एक अपॉर्च्युनिटी है जिससे हम अपनी बातों को आपसे शेयर कर पाएँ और जीवन के जो उतार-चढ़ाव और जिस तरीके से यात्रा रही है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। इससे पहले सर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करूँ। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि आप आरआर कैट तक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट की पोस्ट तक कैसे पहुँचे? देखिए ये शुरुआत तो भोपाल से हूँ मैं। भोपाल में मेरे जो पिताजी थे वो बीएचईएल में काम करते थे और हम लोग 3 भाई और 1 बहन है और जो शुरू की यात्रा में बात करूँगा तो हमारा एक हम्बल बैकग्राउंड रहा है। अम, मैं इतना बताऊँगा कि जिस तरीके से आर्थिक विषमता उस समय हुआ करती थी, क्योंकि सैलरीज़ भी उतनी नहीं होती थी और सुविधाएँ भी वैसी नहीं होती थी। हम लोग यहाँ पर एक स्कूल में भोपाल में पढ़ते थे एंड जो उस समय मासिक फीस होती थी और मैं ये बोलूँगा कि जो मेरे हम चारों की फीस का जो सबमिशन होता था और वैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में 2 महीने की देती थी, वो मेरे पिताजी की नेट सैलरी के बराबर होता था। सो दैट उस आर्थिक विषमताओं से धीरे-धीरे सबने कोशिश किया बट ये सब में जज़्बा था कि चीज़ों को हम कैसे आगे ले जाएँ, कैसे बढ़ें और सिंसियर टू द कोर प्रूव करें, ना अपने आप को, बल्कि हमारे माताजी, पिताजी ने जो परिश्रम किया है, उसको भी प्रूव करने की एक जज़्बा था। तो वहाँ से शुरुआत हुई, स्कूलिंग भोपाल में हुई। डिफरेंट स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ। जैसे मैं पहले डीएवी स्कूल पिपलानी में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं सन फ्रांसिस स्कूल जहांगीराबाद में, उसके बाद सेंट जॉन स्कूल गोविंदपुरा में। इन तीनों में पढ़ने के बाद कॉलेज के लिए गया हूँ। तो दैट इज़ द वे पूरा एजुकेशन ट्रैवल हुआ और उस या उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग एंट्रेंस में एडमिशन हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उज्जैन में, जिसे अभी उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने किया इंजीनियरिंग करी and definitely I was a topper and then gold medalist in the mechanical engineering and after that मुझको पीपीओ बोलते हैं जो प्री प्लेसमेंट ऑफर के साथ मुझे जी गोविंदपुरा में एक जॉब मिल गई थी। उसके बाद वहाँ पर मैं कुछ 10-12 महीने काम किया होऊँगा। उसके बाद मुझे क्रॉम्पटन ग्रीव्स मंडीदीप में टी3 डिवीज़न ला रही थी तो मुझे वहाँ जॉब मिली। तो हम लोग एज़ अ डिज़ाइन इंजीनियर मैंने दोनों जगह काम किया और कभी ये सोचा नहीं था कि हम रिसर्च में जाके आरआर कैट के या बीआरसी के लिए काम करेंगे, लेकिन एक मौका आया, मेरे दोस्तों ने बोला कि चलो अपन ट्राई करते हैं एंड ट्राई करने के बाद उस समय इंजीनियरिंग सोचते थे, तो ट्राई करते हैं, ट्राई किया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद जॉब ऑफर हुई। तो वहाँ पर भी शुरू के सालों में मैंने अम, जो CO2 लेज़र डेवलपमेंट प्रोग्राम उस पे एज़ अ डिज़ाइन इंजीनियर काम किया। सो दिस इज़ द वे हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, स्टडीड एंड फाइनली लैंडेड अप टू आरआरकैट एज़ अ डिज़ाइन इंजीनियर। इंस्पायरिंग तो है जर्नी लेकिन सर इतने सारे रिसर्च पेपर आपने सबमिट किए, यानी कि आपने 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर सबमिट किए हैं। उनके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी और किन-किन टॉपिक्स पे वो रिसर्च आपने की है? हाँ, मैं ये बोलूँगा कि जब शुरू के सालों में अम, जब मैं कैट में था, तो हमने शुरू के 5 सालों में एज़ ए डिज़ाइनर ही काम किया है। जो CO2 लेज़र सिस्टम्स बनते थे, उसके फ्लो लूप डिज़ाइन करना है, उसके हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करना है, पूरे सिस्टम को डेवलप करना है, तो मोस्टली आई वाज़ फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दीज़ लेज़र्स। उसके बाद क्या हुआ कि CO2 लेज़र प्रोग्राम को थोड़ा टोन डाउन किया गया कैट में एज़ ए
पॉलिसी मैटर, एंड सभी को कहा गया कि वो एप्लीकेशंस में काम करें। और चूंकि मैं 20 किलोवाट CO2 लेजर प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो आई वाज द लास्ट पर्सन टू ज्वाइन एप्लीकेशन डोमेन। तो मेरे जितने कलीग्स थे वो सब दूसरे दूसरे क्षेत्र में चले गए और एप्लीकेशन में काम करने लगे, और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो जब मैं वापस आया तो मैंने, हमारे उस वक्त मेरे बॉस थे प्रोफेसर एके नाथ, जो IIT खड़गपुर से बाद में सुपरनेट हुए। तो प्रोफेसर नाथ से मैंने जाके पूछा कि सबने तो अपने तंबू लगा रहे हैं, डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं, मेरे लिए क्या? तो नाथ साहब ने पहला प्रश्न बोला कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि देन ही सेड कि गो सिट इन द नेट एंड देन आइडेंटिफाई, डू द रिसर्च पेपर। तो जो पहली रिसर्च का जो काम था, पहले तो ऐसा हो रहा था, जो काम आता था करते थे। 2000 ऑनवर्ड्स हमने उस पे फोकस करना शुरू किया, रिसर्च एटीट्यूड को बनाने। तो इट वाज गुड। एंड उस समय सांडिया नेशनल लेबोरेटरी और मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा एडिटिव मैकेनिकल 3D प्रिंटिंग पे काम शुरू हुआ था, और हम लोगों ने उसको वहीं पे ट्रैक किया। तो 2002 में हम लोगों ने काम शुरू किया। 2003 में मैंने PhD रजिस्टर करी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, एंड आई थिंक दिस वाज द वन ऑफ द फर्स्ट PhD इन मेटल 3D प्रिंटिंग इन द कंट्री। तो उस वजह से जो रिसर्च का टेम्पो शुरू हुआ, और स्टार्ट वहीं से शुरू हुआ था 2000 से, वो भी मजबूरी में, मतलब आई नेवर वांटेड टू बी, बट आई वाज फोर्स्ड टू डू इट, एंड फाइनली इट फ्रेंडशिप रिजल्टेड इन से अ वेरी स्टार्ट गुड। हुआ वो, फिर यस, वो यस। मज़ा आने लगा। मजा आने लगा, एंड देन आई डिड इट, एंड चीजें अच्छी होने लगी। साथ में एक चीज बहुत अच्छा था, क्योंकि आई वाज फ्रॉम ए डेवलपमेंट ग्रुप, तो टीम बहुत अच्छी थी। टीम, टीम लीड के ना, जैसे आपने टॉक शो में ही बताया था, टीम इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। यस, टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे साथ जो थे, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने एक जस्ट शेयर करता हूँ कि किस तरीके से लैब में चैलेंजेस आते हैं और टीम होने से क्या फायदा होता है। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मैंने नाथ साहब से कहा कि यार मुझे लगता है सर, ये मशीन से काम होने वाला नहीं है, यदि हमें कुछ बड़ा करना है तो ये मशीन खरीदनी चाहिए। तो बॉस जो रहता है उसके दिमाग में आता है, अच्छा अच्छा। ये ज्यादा समझ रहा है। तो ही टोल्ड मी, ये बताओ तुम्हारी मशीन से क्या हो सकता है? तो मैंने बताया ये हो सकता है। बोले एक काम करो, ये बना के लाओ, फिर फिर बता। अपन खरीद लेंगे। सही है। So this was the incident, and then I went down and then talked to the people in the floor. हुँ, तो उन्होंने, उसमें ऐसा हुआ था, मैं आपको बता सकता हूँ, टारगेट ये था कि मेटल 3D प्रिंटिंग में आप 12 मिलीमीटर डायमीटर का, हुँ, आधा इंच के डायमीटर का, हुँ, 25 मिलीमीटर हाइट का एक छोटा सा ट्यूब बना दें। और हाँ, छोटा सा ट्यूब। तो दैट इज द चैलेंज। मैंने आके जब लैब में बोला, तो लैब वाले ने बोला सर 25 क्यों, 50 बनाएंगे। सो दैट इज द टीम स्पिरिट कि स्पिरिट, कर एंड दैट सकते हैं। टोल्ड दैट यस, कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, इन्होंने 65 मिलीमीटर का बनाया। तो दैट मेड द होल सिनेरियो, एंड फिर जब जैसे जैसे चीजें दिखती गई, काम करते गए, टीम ने सपोर्ट किया, लोगों ने काम किया। सो फंटास्टिक टीम, एवरीबॉडी इन द टीम वर्क, एंड इट हैपेंड। तो उसके बाद PhD कंप्लीट हुई, आई वेंट पोस्ट डॉक, आई वाज इन द यूनिवर्सिटी वाटरलू फॉर 2 years। आई लर्न मैनी थिंग देयर। बेसिकली वहाँ पर भी जो मेरे सुपरवाइजर थे, Professor Khajipur and Professor Tosarkani, they are the lead in the world. And then when I started working with them, I learned many things with them, especially the energy, ना कैसे चीज़ों को किल करना है। तो I brought that and we would it. And इस पूरी जर्नी में टीम, लीडरशिप, सपोर्ट, all these things made me to do that level. Yes. फिर एक आपने अपने टॉक शो में ही बोला था कि थ्योरीज़ अगर हम पढ़ेंगे साइंस में, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो हम उस चीज़ को शायद अच्छे से आत्मसात नहीं कर पाएँगे। तो आप तो प्रैक्टिकल चीज़ें आपकी लाइफ़ में आपने देखा लेज़र प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग सिस्टम आपने बनाए, तो आपने कैसे थ्योरीज़ को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया? नहीं, मैं क्या बोलूँगा कि सोच अपनी जगह है, और कर्म को फल देने के लिए तपस, और वो जो तपस है, वो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस, आपका डेडिकेशन। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेस होने के लिए आपको 5 C कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए। हुँ, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ओके। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, नोट कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, एंड देन क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। एंड देन कमिटमेंट। तो ये 5 C's पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। और अ, मेरे साथ भी यही हुआ कि व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद द टीम, एंड ये जो पांचों चीजों का को अपन ने आगे रखा, और लोग जुड़ते गए, तो चीजें होती गई। तो जो चैलेंजेस थे वो बदल गए, समाधान निकलने लगे, और एवरीथिंग केम अप बिकॉज ऑफ पर्पस। एंड देयरफॉर व्हाटएवर वी कुड थिंक एट दैट टाइम बिकम ए फिजिकल वायबल थिंग। So that made us good.
ग्रेट सर। सर ने एक बुक लिखी है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग पे। सर वो बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए ये भी बड़ी अच्छी कहानी है। मेरे पास टाटा मैकग्रावेल्स वाले पीछे सॉरी मैकग्रावेल्स वाले मेरे पीछे थे कि विद सो मच एक्सपीरियंस एंड देयर इज नो टेक्स्ट बुक इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडियन ऑथर, तो एक बुक होनी चाहिए। फिर कोविड आया। कोविड में हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो फार ईस्ट से या फार नॉर्थ ईस्ट से या डीप साउथ से हैं और वो शायद अपने घर ना पहुंचे कोविड में लॉकडाउन के समय, तो जो जा सकते हैं आसपास के वो चले जाएं, बट जो दूर वाले वहां रह जाएं, तो हॉस्टल में रहने थे। देन आई हैड 4 PhD स्टूडेंट। ना प्रॉब्लम इज लॉकडाउन में ये 4 स्टूडेंट का क्या करें, दिस इज ऑल्सो चैलेंज राइट। तो फिर मुझे मैकग्रावेल का ध्यान आया, तो फिर आई कॉल्ड पर्सन देयर एंड आस्क्ड कि यार अभी हमारे पास टाइम है, शैल वी डू समथिंग। तो दे वर वेरी हैप्पी टू डू दैट। चलो करते हैं। तो फिर हमने पूरी टीम बनाई और फिर वीडियो जूम मीटिंग और गूगल मीट से हम लोग सब मिलते थे, असाइनमेंट डिफाइन करते थे और लिंक डॉक्यूमेंट शेयर करते थे, एंड दैट वे होल थिंग स्टार्टेड। तो मैं बोलूँगा कि कोविड में भले ही लोगों का नुकसान हो, पीपल वर ट्रबल्ड, बट आई वाज़ फोर्स्ड टू राइट दिस बुक्स बिकॉज़ इट वाज़ लॉकडाउन एंड आई वाज़ टू कीप माय 4 स्टूडेंट ऑक्यूपाइड एंड द book is the outcome of that. So this happened and really it is fantastic book and we could write all our experiences, whatever we learned all these 20 years into that book. This was आपको भी पढ़ना चाहिए ज़रूर अगर आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में करियर बनाना चाहते हैं। करियर से याद है सर, यूथ आपको पता है कि सबसे ज़्यादा परेशान रहता है कि करियर के लिए क्या करें? जैसे कि आपने अपने टॉक में ही बताया कि हम जॉब ढूँढ रहे हैं, जॉब देना नहीं चाह रहे हैं। मतलब आप एम्प्लॉयी बनना चाहते हैं, एम्प्लॉयर नहीं बनना चाहते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो बहुत क्लियर अप्रोच है और हिंदुस्तान को, इंडिया को विकसित भारत बनना है और उसके लिए जो मेरे प्रेजेंटेशंस में भी कहा हमें 6 फोल्ड जीडीपी पर कैपिटा इनकम सब बनाना है, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हो। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। मतलब क्या है ना, वी आर सराउंडेड विद द प्रॉब्लम, वी हैव इश्यूज लाइक इतनी सारी एंट्रोपी है, उसको स्ट्रेट डाउन करना है। तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, ओनली देयर इज अ नीड टू हैव ए सिस्टमेटिक थॉट प्रोसेस कि कैसे जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको मोनेटाइज, एंड उसको जैसे हम करना शुरू करेंगे तो अपने आप चीजें आने लगेंगी। एंड मैं बोलूंगा कि टुडे वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी हैव मोर देन 1000 इंक्यूबेशन सेंटर इन द कंट्री, एंड उनमें से तो कुछ 100+ आर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर्स हैं और अटल इनोवेशन मिशन के 100 इंक्यूबेशन सेंटर्स आ जाएंगे एक साल के अंदर बाय दिस ईयर एंड। तो इतना स्ट्रॉन्ग इंक्यूबेशन नेटवर्क अवेलेबल है, मेंटर्स अवेलेबल है, और आप यदि जाके कुछ एक आइडिया को लेके जाएं तो लोग हैं जो उसको क्यूरेट करके उसको एक वायबल मॉडल बना सकते हैं जिससे आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई दो मत नहीं है, सिर्फ जरूरत है आप में जज्बा होने में, आप में आई विश है ना फायर इन द बैली। तो वो होने की जरूरत है और होगा तो पड़ेगा। यस यस तो हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो मत है। सर, आपने जो 150 रिसर्च पेपर लिखे, मेरा ध्यान बार-बार उसी पे जा रहा है कि अभी जो हमारे यूथ है, बहुत सारे यूथ को तो पता ही नहीं है कि रिसर्च कैसे करते हैं और रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाता है। उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपको कैसे उस बारे में पता चला कि आपने पहली बार कब जाना कि रिसर्च पेपर इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे रिसर्च की जाती है? नहीं, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज कि जो मेरा ग्रुप था वो बेसिकली दिस वाज रियली वेरी गुड रिसर्च ग्रुप, आपकी लाइफ में right? टीम बहुत Yes, इम्पोर्टेंट हो गई and I was है। very much influenced with them. And being a mechanical engineer, working in a group dominated by physics, and today I'm leading the group as a mechanical engineer, in which many physicists are the part of the team. So it helped. It just happened. And जो आप बोलते हैं इनहेरिट करते हैं टीम के साथ, तो शुरू के 5 6 7 सालों देखो मैं आपको बताता हूँ, एक जस्ट छोटा सा इंसिडेंट था, ये भी हमारा इंटरनल डिस्कशन हुआ था। मैंने मशीन बनाई, मेरे 2 फिजिक्स वाले बंदे गए, उन्होंने जाके उस पे 2 लाइनें बनाई, कुछ काम किया और पेपर छाप दिया। तो जब ये मैंने देखा तो मेरे ध्यान में आया कि मैं क्या पिच का क्यूरेटर हूँ? क्या मैं पिच बनाऊंगा, सचिन तेंदुलकर आके सेंचुरी मारेगा? सो दैट पुश्ड मी, नहीं व्हाई शुड नॉट वी? एंड व्हेन आई टॉक टू माय पीपल देयर, कॉम्पिटिशन एक बोल सकते हैं। कंपटीशन, हाँ मतलब हेल्दी कंपटीशन, हेल्थ कॉम्पिटिशन कि यस, आई देन कैन दैट आल्सो डू मेड मी दैट। टू यस दैट मेड मी टू ट्रांसफॉर्म। एंड देन हमने सोचा कि यार जब पिच क्यूरेट करते हो तो आई हैव ए फर्स्ट राइट टू बैट आल्सो, तो व्हाई शुड नॉट बी दिस? एंड
जो 150 का नंबर है, इसमें मैं ये बोलूँगा कि हमने कोलैबोरेशन किया। आज हमारा जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब है, इसका इंडिया के 32 इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन है, लाइव कोलैबोरेशन है, जिसमें हम अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। एंड अब तो यील्ड भी होने लगा है, बिकॉज़ नाउ वी आर इन द फील्ड ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 10 ईयर्स से ये प्रोसेस चल रही है। तो मैनी ऑफ देम आर द फैकल्टी एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जो मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ, वो जो ना चेन इफेक्ट जो होता है, दैट इट स्टार्टेड। तो शुरू में ऐसा होता था कि लोग सोचते थे कि 1 पेपर साल में आ जाए, 2 पेपर साल में आ जाए, बिग थिंग है, बड़ी बड़ी बात है। और आज मैं बोलूँगा 2024 में हमारे 25 पेपर हैं। So more than 2 paper in a month और and बाकी लाइनअप होंगे कितने? yes, so this again the collaboration we have, the support we got from the team and it all happened. फिर लाइनअप से याद है कि आप अब नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं? नहीं मेरा 2 चीज़ों पे एम्फेसिस है जो मेरे प्रेजेंट असाइनमेंट्स हैं। एक तो ये है कि हम बिकॉज़ आई एम आस्क्ड टू टेक अप द role of technology translator for ArcAD technology to industry and startup. उसमें हम लोग काफ़ी एम्फेसिस काम कर रहे हैं। आई एम बिल्डिंग अ टीम देयर and we are trying to work and we want to have our own evolved system because I believe every system is different. हमें दूसरे के सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है और उसी हिसाब से हम लोग इसको इवॉल्व करें. दैट इज नंबर वन आई एम डूइंग. Second thing is we could do pretty good in laser additive manufacturing and it really brought a lot of turbulence into metal 3D printing market. मतलब मैं बोलूँगा कि हमारे आने के बाद मेटल 3D प्रिंटर्स की प्राइस आधी से कम हो गई है. जस्ट बिकॉज़ दे नो दैट कि इफ वी आर इन द बिज़नेस द थिंग्स विल चेंज. तो वो है. तो अभी प्लान ये है कि वी इफ वी कैन पुश वी कैन यूज़ समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन बीम बेस्ड सिस्टम्स या सम नॉन फ्यूजन बेस्ड 3D प्रिंटिंग सिस्टम्स. इस बारे में भी हम लोग के विचार हैं, सम आइडियाज़ हैं. वी आर वर्किंग. और मेरा एक सपना है कि कैन वी हैव ए मेटल 3D प्रिंटर कॉस्टिंग लेस देन 40 लाख, ताकि हर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट शहर में 2-3 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में तो हो. तो ये सब चीज़ें जब होने लगेंगी एंड दीज़ आर द इमीडिएट रिजल्ट दैट आई एम लुकिंग फॉर. और डेफिनिटली मेरी टीम इसके साथ काम कर रही है विद इंडस्ट्रियल सपोर्ट एंड होपफुली सो होपफुली वेरी सून वी विल हैव रिजल्ट इन दिस पार्ट. बिकॉज़ मैं अब आप बोल रहे थे टीम का, तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. सो वी हैव टू वर्क द टीम एंड पीपल सपोर्ट एंड स्टैंड फॉर इट एंड इट मेक्स अ टीम को कन्विंस करना भी तो कठिन है क्योंकि आपको हमेशा अच्छी टीम बनी बनाई नहीं मिल सकती, आपको बनाना भी पड़ता है. मेरा दूसरा सारे सोचना है. अगर उसमें मान लीजिए कि अब आप जितने एंथुसियास्ट हैं, सारे उसमें नहीं हुए तो कैसे करेंगे आप? नहीं, बहुत सिंपल है. आप चलते चलिए. जो लोग में एनर्जी होगी वो जुड़ जाएँगे और जो नहीं है वो चले जाएँगे, बिखर जाएँगे. सो आई एम नॉट बॉदर्ड एंड वी आर वर्किंग टुगेदर एंड नहीं, एज़ अ लीडर यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स एंड आई लर्न विथ माय सीनियर्स एंड स्पेशली द एक्सपोज़र एंड दैट वे कि वी हैव टू स्टैंड फॉर द पीपल एंड दोज़ हू स्टैंड एंड लोगों का कमिटमेंट रहता है. मेरा तो ऐसा नहीं है कोई आपको ऐसे बैक बिचिंग या बैक बाइटिंग करता नहीं है. चीज़ें अच्छी होती हैं और जो लोगों को नहीं आना होता है, जिनको लगता है कि हमें इनके साथ काम नहीं करना है, दे कैन गो अहेड एंड हर चीज़ के लिए अपने को माता बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. सर अब जो अगला सवाल मैं पूछ रही हूँ ये मेरा नहीं, ये स्टूडेंट्स का सवाल है. जैसे कि आपने कहा कि माहौल का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. आप साइंटिस्टों के बीच रहेंगे तो आप साइंस सीख ही जाएँगे. आपने टीम का वैल्यू बताई, टीम की वैल्यू बहुत है. तो सर जो यूथ हमें देख रहे हैं, वो अगर आप जैसे आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के साथ काम करना चाहे या फिर उनकी सराउंडिंग्स में सीखना चाहे, इंटर्नशिप करना चाहे, उसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, वो किस कदम आगे बढ़ रहा है, किस ओर आगे बढ़ रहा है? नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यदि मैं दूसरों की बात क्या करूँ, मैं आरआरकैट की ही बात करूँ. आरआरकैट में हम पीएचडी प्रोग्राम में बात करें तो एचबीएनआई में हमारे पास 60 ऑड सीट्स अवेलेबल हैं, फेलोशिप्स अवेलेबल हैं ना, तो हम उतना तो दे ही रहे हैं. साथ साथ आरआरकैट में हम 140 प्लस एमटेक स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट अपने साथ करने की अपॉर्चुनिटी, तो ये है. उसके बाद मैनी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्रोजेक्ट वर्क हमारे पास करना है. डेडिकेटेडली दे कम एंड विद अस, क्योंकि ना रिमोटली वी डोंट इनकरेज मच, बट यदि वो हमारे साथ आए, दे हैव मोर देन 4 months टाइम टू वर्क, तो दे कैन कम एंड वर्क एंड वट एवर बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट यूजिंग आवर गवर्नमेंट सेटअप वो दिया जाता है. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको
केवल मैं मेटल 3D प्रिंटिंग या लेज़र एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा आरआरकैट हैज़ गॉट वेरी मेनी डोमेन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोफोटोनिक्स है, नैनो मटेरियल्स हैं, उसके बाद वेरी मटेरियल कैरेक्टराइजेशंस है, क्रायोजेनिक्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, सुपर कंडक्टिविटी है और लो टेम्परेचर फिजिक्स है। सो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वैक्यूम टेक्नोलॉजी हैं, आरएफ एंड माइक्रोवेव है। तो इन सब एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और ये हमारे एक प्रोजेक्ट प्लेसमेंट कमेटी के थ्रू होता है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स और बात कर सकते हैं, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही है, यू आर फ्री टू राइट टू मी एंड आई विल गेट कनेक्टेड विद द। आपको आई थिंक आपका आंसर मिल गया होगा कि आप अप्लाई करिए और सर को लिखिए। सर अपना आखिरी में सर अपना कांटेक्ट भी बता दीजिए, किस तरीके से आपसे रीच करें वो। मेरा कांटेक्ट बहुत सिंपल है। यू कैन राइट टू मी ऑन paul PAULCP paulcp@rrcat.gov.in। इसमें आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, बट यदि उसमें लिखने से पहले जो हमारी प्रोजेक्ट प्लेसमेंट कमेटी है जिसका ईमेल आईडी है ppc@rrcat.gov.in, इसमें आप लिख दीजिए और डेफिनेटली वी विल बी, मतलब एवरी पर्सन इन द सेंटर इज, स्पेशली जो वर्किंग मोड में जो फेस ऑफ द सेंटर है, दे आर वेरी मच हेल्पफुल टू पुश द थिंग फॉरवर्ड। तो जरूर आपको जवाब आएगा, और नहीं आएगा तो मेरे को लिखिए, मैं तो कर ही दूंगा। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने से पहले कुछ इंस्पिरेशन रही होगी आपकी, मतलब जैसे आपने बोला लाइव वायर होना पड़ेगा, आग होनी चाहिए करने की, तो आप कर सकते हो। तो युवाओं को आप क्या सलाह देंगे कि उनके अंदर ऐसी क्या कौशल या योग्यताएं होनी चाहिए जिसके जरिए वो भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन पाए और हमारे भारत में जो आत्मनिर्भर भारत हम बोल रहे हैं उस कदम में आगे बढ़ पाए? नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा कि एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम, so there is no shortcut to achieve anything and कई चीज़ें आज धुंधली दिख रही हैं, उस धीरे धीरे वो क्लियरिटी आने लगती है। मैं ये बोलूँगा, you need not to have, you need not to see other side of the tunnel, even if a slight light you are seeing, keep on working, आ जाएगा। और हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और रिसर्च में ऐसा जरूर होता है कि हम प्लान करें ग्वालियर के लिए और पहुंचा गुवाहाटी, बट गुवाहाटी इज ऑल्सो नॉट बैड प्लेस टू लिव, आई मीन टू से यस। तो आप उसकी चिंता ना करें, आप अपने कर्म पर फोकस करें और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और केवल ये मेरा मानना नहीं है, मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने कहीं और से शुरू किया और उनके हार्ड वर्क और जैसे चीज़ें प्रोग्रेस होती रही, अदर थिंग केम। तो इट्स नथिंग सो ग्रेट, ओनली थिंग इज मेरे में कितना कमिटमेंट, हमें कितना तपस है, हमारे सराउंडिंग लोग हमारी क्रेडिबिलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सर। इतना बड़ा सौभाग्य है हमारे आरएससी भोपाल का कि हम आपसे बहुत सारी बातें कर पाए और आप स्टूडेंट्स के भी सवाल पूछ पाए। तो इस शो को अब हम एपिसोड ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। आप लाइक करते रहिए हमारे द क्वांटम क्वेस्ट सीरीज़ को, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।